हे एवरीवन, मैं हूं खुशबू। आज मैं लाई हूं आपके लिए एविडेंस का सेक्शन 12। जैसे कि पहले मैं सेक्शन 11 तक सभी टॉपिक आपको क्लियर कर चुकी हूं, बट आज का जो टॉपिक है वो है सेक्शन 12 एंड सेक्शन 14, क्योंकि जो सेक्शन 13 है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है। इसीलिए मैं आपके लिए सेक्शन 12 और सेक्शन 14 लेके आई हूँ, जिसको क्लियर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत ही शॉर्ट टॉपिक हैं जो कि आपके बहुत जल्दी कवर हो जाएंगे। और तो प्लीज़ ये मेरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं पहले सेक्शन 12 क्लियर करूँगी, देन मैं आपको सेक्शन 14 क्लियर करूँगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड फर्स्ट थिंग कि अगर किसी को भी लॉ के क्विज़ अटेंड करने हैं, जीके के क्विज़ अटेंड करने हैं, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पर लिंक है मेरी वेबसाइट का, वहाँ पे मैंने सारे फ्री क्विज़ वगैरह अपलोड करे हुए हैं। प्लस मैंने हिंदी में नोट्स लिखे हुए हैं कि किस तरह से आपको वन लाइनर नोट्स लिखने चाहिए। वो सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो सेक्शन सबसे पहला जो सेक्शन 12 है वो क्या कहता है। सेक्शन 12 कहता है कि नुकसानी के दावे, यानी कि जो चीज़ें डैमेज होती हैं उनके क्लेम करने के लिए एविडेंस में क्या रोल होता है। आपने पढ़ा होगा कि कॉन्ट्रैक्ट में होता है, ठीक है, टॉर्ट में होता है, लेकिन उसका एविडेंस में क्या रोल होता है। अब आपका किसी भी चीज़ का कोई भी नुकसान होता है तो आप विदाउट प्रूफ किस तरह से आप ये प्रूव कर पाएंगे कि आपको कितने अमाउंट का नुकसान हुआ है और आपका जो क्लेम होना है वो कितने अमाउंट का होना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लेते हैं कि अगर आपकी गाड़ी जो है वो कहीं भी किसी भी एक्सीडेंट में टकराई है, तो जैसे कि आपने देखा होगा राह चलते हैं अगर कभी टक्कर लग जाती है तो वहाँ पे क्या होता है कि आपका मिरर डैमेज हो जाता है, ठीक है। तो आप वहाँ पे सामने वाले से क्या कहते हैं कि मेरे तुरंत पैसे वापस करो, मेरा 500 का नुकसान हुआ है, मुझे वो पैसे वापस करो। तो वहाँ से वो एविडेंस हुआ ना, वहाँ पे वो चीज़ एविडेंस का काम करेगी ना कि आपका जो मिरर डैमेज हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे मिरर का जो डैमेज है, यानी कि उसके जो प्राइस है, एक्चुअल प्राइस क्या है, तो वो जो एक्चुअल प्राइस होता है तो वही आपका मेन पॉइंट होता है किसी पे दावा ठोकने का। यानी कि अगर आप कोई भी किसी पे भी क्लेम कर रहे हैं तो वो आप किस बिहाफ पे कर रहे हैं, कितना क्लेम कर रहे हैं, किस एविडेंस के बिहाफ पे कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपके सेक्शन 12 में आती हैं, ठीक है। तो ये तो एक मैंने ज़रा सा ब्रीफ दे दिया। अब थोड़ा सा डेफिनेशन पे आते हैं। देखिए, हमारी डेफिनेशन क्या कहती है कि जिसमें नुकसानी के दावे किए जाते हैं, यानी कि अगर हम अगर बुक लैंग्वेज में चलते हैं तो उसमें क्या कहा जाता है कि अगर जो भी नुकसानी के दावे किए जाते हैं, मींस जो भी आपके क्लेम करे जाते हैं, जितना भी अमाउंट डैमेज क्लेम किया जाता है वो भी वही आपका सेक्शन 12 में आता है। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला तो आता है आपका टॉर्ट, एक आता है आपका कॉन्ट्रैक्ट। अब टॉर्ट आपने पढ़ी होगी। टॉर्ट में क्या होता है कि टॉर्ट में किसी के ऊपर किसी तरीके का कोई क्रिमिनल केस नहीं बनता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आपका जो भी केस बनता है उसमें नुकसानी का बनता है। अगर किसी का कोई एक्सीडेंट होता है, ठीक है, उसमें उसके कितने रुपीज़ का नुकसान हुआ है, तो वो सारी चीज़ें जो अमाउंट फुलफ़िल करे जाते हैं, ठीक है। या किसी की कोई भी चीज़ ब्रेक हुई है, या आप किसी के घर में रह रहे हैं, ठीक है, आप उसने उसके घर में कोई चीज़ का नुकसान कर दिया है और वो आप पे क्लेम कर रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि आप उसके जितना भी नुकसान हुआ है उसको नहीं भर रहे, तब वो आपको किस बिहाफ पे क्लेम करेगा कि उसका जितना भी नुकसान हुआ है, तो वही आता है आपका डैमेज क्लेम। अब वो वहाँ पे उसका प्रूफ क्या हुआ, जो चीज़ उसकी नुकसान हुई, क्योंकि उस पर उस चीज़ का उसका हक बनता है, ठीक है। उस चीज़ का जो मालिक है उस पर उसका हक बनता है, तो उसका जितना भी नुकसान हुआ है तो वो आप पे क्लेम कर सकता है। ये तो आ गया आपका टॉर्ट में। दूसरा आता है कॉन्ट्रैक्ट में। जब दो पार्टीज़ के बीच किसी भी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसमें लिखा रहता है कि अगर इतना इस पर कोई भी नुकसान होता है तो उसको आपकी भरपाई करनी पड़ेगी। और जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करता है और वो उसके जो चीज़ें डैमेज होती है उसको फुलफिल नहीं करता है एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट, तो वो भी किस में आता है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट में आता है। तो ये इन चीज़ों के थ्रू यहाँ की, यानी कि अगर हम ओवरऑल समझे कि अगर किसी भी पर्सन का किसी भी तरह से कोई भी नुकसान होता है तो उसका जितना भी अमाउंट होता है वही क्या होता है, विवादक तथ्य होता है। विवादक तथ्य हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो कि एक मेन पॉइंट होता है किसी भी मैटर को उठाने के लिए, किसी भी चीज़ को कोर्ट में सूट फाइल करने के लिए, किसी भी तरह के कोर्ट में केस दायर करने के लिए हम जो भी मेन पॉइंट होता है, तो यहाँ पे
सेक्शन 12 क्या कहता है, नुकसानी के दावे, ठीक है, यानी कि डैमेज क्लेम के बारे में बात करा। तो हम क्लेम अमाउंट जो होगा, यानी कि जो चीज़ क्लेम हो रही होगी, जो चीज़ का क्लेम अमाउंट होगा, ठीक है, तो उसकी बात हम करेंगे, उस बिहाफ पे ही हम क्या करेंगे, केस लाएंगे। तो उसका जो एविडेंस होगा, यानी कि जो कांच टूटा होगा, तो उसका हम एक क्या करेंगे, उसका एक अमाउंट निकालेंगे पर्टिकुलर, तो उतना ही तो नुकसान सामने वाले को भरना होगा ना। तो वही एविडेंस हमारा किस में आता है, सेक्शन 12 में। उसके जो अमाउंट की भरपाई करी जाती है, कितने अमाउंट की भरपाई करनी होती है, क्या करना होता है, ये सारी चीज़ें सेक्शन 12 में होती हैं, ठीक है। तो ये आपका जो सेक्शन 12 था, ये एक मैंने बहुत ही शॉर्ट पॉइंट में क्लियर कर दिया। अब हम आते हैं इसके केस लॉ पे। देखिए केस लॉ कौन सा है हमारा, शेख गफूर बनाम है महाराष्ट्र राज्य, ठीक, क्लियर कर दिया। अब हम आते हैं इसके केस लॉ पे। देखिए केस लॉ कौन सा है हमारा, शेख गफूर बनाम है महाराष्ट्र राज्य, ठीक है। इस केस में क्या कहते हैं, इस केस में ये कहते हैं कि जहाँ पे एविडेंस देना संभव ना हो या ना दिया जा सकता हो, वहाँ पे क्या होता है कि जो न्यायालय है, ठीक है, अब जैसे है कि अब अगर हम फिर से एक एक्सीडेंट उस पर चलते हैं, ठीक है, अब वहाँ पे जो कार का शीशा है, ठीक है, अगर वहाँ पे क्या हो रहा है कि वहाँ पे ये चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही है कि उसका एक एक्यूरेट अमाउंट क्या होगा। तो एक कहते हैं ना, किसी चीज़ का एक बेस अमाउंट होता है, ठीक है, उस बेस अमाउंट के हिसाब से उनका नुकसानी का जो भरपाई है वो उनको क्या कहता है, एक जजमेंट में सुनाया जा सकता है। यानी कि एक जज ये बोल सकता है कि देखिए इसका एक पर्टिकुलर ये बेस अमाउंट होगा, आपको इतना फुलफ़िल करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में, यानी कि शेख गफूर बनाम महाराष्ट्र राज्य के केस में ये कहा जाता है कि यहाँ पे ये निर्णय निकला है कि अगर किसी भी चीज़ का नुकसान हुआ है और उसका कोई भी मतलब एविडेंस नहीं है, तो जो जज होगा वो क्या करेगा कि अपने एक मतलब अपने दिमाग से वो क्या करेगा, उसका जजमेंट सुना सकता है और उसके एक पर्टिकुलर किसी बेस अमाउंट को लेके उसकी भरपाई करने के लिए जिसने भी उसका नुकसान किया है उसमें नुकसानी का दावा लगा सकता है, उसको क्लेम भरने के लिए बोल सकता है। तो ये था आपका सेक्शन 12, जिसमें मैंने आपको केस भी क्लियर कर दिया, प्लस आपको मैंने एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाया हुआ है। देखिए बुक लैंग्वेज तो आपको बुक में मिल जाएगी, इसलिए मैंने बाय डेफिनेशन नहीं बताया, मैंने सिर्फ उस टॉपिक को क्लियर किया हुआ है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊँगी कि सेक्शन 13 के बारे में, सेक्शन 14 के बारे में। तो ये सेक्शन 12, अगर किसी को इसमें भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगी, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि सेक्शन 14 क्या है। अब हम चलते हैं अपने सेक्शन नंबर 14 पे, ठीक है। अब ये क्या कहता है कि जहाँ पे मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य, यानी कि ये तो आपकी बुक की लैंग्वेज हो गई, ठीक है। जहाँ पे बात होती है कि जहाँ पे किसी भी जो भी एक्यूज्ड है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो भी एक्यूज्ड है, जो भी अपराधी है, उसकी जो मेंटल और फिज़िकल कंडीशन क्या है, ठीक है, इस सेक्शन 14 में उससे रिलेटेड एविडेंस की बात की जाती है। देखिए यहाँ पे बात हो रही है एविडेंस की, आईपीसी में इसके बिहाफ पे क्या किया जाता है, पनिशमेंट दी जाती है, ठीक है। जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल मेंसरिया, जहाँ पे उसकी मेंटल कंडीशन के बारे में बात की जाती है। अब यहाँ पे बात क्या हो रही है कि फिजिकल और मेंटल कंडीशन, फिजिकल और मेंटल कंडीशन की बात यहाँ पे इसलिए हो रही है क्योंकि देखिए आपने आईपीसी में जो पनिशमेंट दी वो किस बिहाफ पे दी, एविडेंस के बिहाफ पे ही तो मिली है ना। तो वही एविडेंस की बात यहाँ पे किस में करी जा रही है, सेक्शन 14 में की जा रही है। अब हम चलते हैं देखते हैं कि सेक्शन 14 क्या कहता है। मैं इसमें भी आपको पर्टिकुलर डेफिनेशन के हिसाब से नहीं, एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाली हूँ कि देखें सेक्शन 14 में क्या कहता है कि जो भी कोई भी क्रिमिनल है, ठीक है, वो कोई भी क्राइम करने जा रहा हो तो उस समय उसको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि उसने जो क्राइम करने जा रहा है वो क्राइम है, ठीक है। यहाँ पे बात ये होती है कि अगर उसको ये बात नहीं पता है कि वो जो क्राइम कर रहा था वो एक्चुअल में क्राइम था या उसे जाने अनजाने में हो गया, तो यही चीज़ इसमें क्या करी जाती है, सेक्शन 14 में प्रूफ करी जाती है। वही चीज़ उसको क्या करा जाता है, रेविलेंट किया जाता है, वही चीज़ सुसंगत की जाती है। अब वो चीज़ किस तरह से सुसंगत की जाती है, जैसे कि अब कोई भी पर्सन है, अगर वो कहीं पे किसी का मर्डर करने जा रहा है, ठीक है, अगर वो किसी भी पर्सन का मर्डर करने जा रहा है तो उस समय एक कंडीशन ये होती है कि इंसान ऑन द स्पॉट
किसी को मार रहा होता है और उसको पता नहीं होता कि वो इससे मर जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पे हम उसको मर्डरर नहीं बोल सकते, वहाँ पे उसको हत्यारा नहीं कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई पर्सन जान के किसी को प्लानिंग के थ्रू मर्डर करता है, ठीक है, तो वहाँ पे उसकी मेंटल कंडीशन क्या होती है कि उसको मर्डर करना ही करना है, ठीक है, प्लस उसका इंटेंशन भी वही होता है, उसने पूरी प्लानिंग करी होती है। तो ये तो चीज़ें हमने आईपीसी में पढ़ी होती है कि किसी भी क्राइम को करने के लिए उसकी 4 चीज़ें होती हैं। एक तो पूरी आपकी प्लानिंग होती है, इंटेंशन होता है, ठीक है, मोटिव होता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे एविडेंस में भी लागू होती है, लेकिन यहाँ पे क्या बात होती है, यहाँ पे प्रूफ करने वाली बात आती है। देखिए, पहली तो चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ आती है कि अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं। ये तो मेंटल की बात हो गई, जिसने उस काम को कर दिया वो क्या हो गई, फिजिकल हो गई। फिजिकल और मेंटल कंडीशन यहाँ पे दोनों बात हो गई। अब कोई पर्सन होता है जो कि चोरी कर रहा है। अब एक होता है कि उस किसी को नहीं पता होता कि चोरी का सामान है, जैसे कि हमने कई बार आईपीसी में पढ़ा हुआ है कि एक पर्सन होता है जो कि कोई होता है वो धोखे से चोरी का सामान किसी तीसरे पर्सन को भेज मतलब कि क्या करता है, बेच देता है। लेकिन क्या थर्ड पर्सन को पता है कि वो चोरी का सामान है? नहीं पता। तो यहाँ पे तो उसकी इंटेंशन नहीं थी ना चोरी का, लेकिन उसको फिर लोग कहते कि अरे ये तो चोरी का सामान ले, लेकिन वहाँ पे वो कैसे प्रूव करेगा? यहीं पे ही प्रूव करने की बात आ जाती है कि देखिए मुझे नहीं पता था कि चोरी का सामान है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या आता है कि अगर कोई पर्सन है वो जान के किसी के घर में कोई रखी हुई चीज़ को क्या कर लेता है, चोरी कर लेता है, तो वहाँ पे क्या बात आ गई, यहाँ पे ही उसकी मेंटल कंडीशन की बात आ गई कि उसका इंटेंशन ही था उस चीज़ को क्या करने का, चोरी करने का। तो यहीं से वो क्या हो जाती है, चीज़ें रिलेवेंट हो जाती हैं कि वो एक पर्सन था, उसको पता था कि उस घर में ज्वेलरी रखी हुई है और उसने वहाँ पर जाके मौका देखते ही उस सामान को क्या करा, चोरी कर लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो, इसकी फिजिकल चीज़ भी प्रूव हो गई, उसकी मेंटल कंडीशन भी प्रूव हो गई कि हाँ उसको पता था कि ये चोरी का सामान है, और यहाँ पे क्या हो गई, सारी चीज़ें रेवलेंट हो गई। अब हम चलते हैं इसके पॉइंट्स पे चलते हैं, ठीक है। इसके जो पॉइंट्स आएंगे कि इसको प्रूव करने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। देखिए, एक तो होता है इसका इंटेंशन, दूसरा जैसा कि भी मैंने बताया कि उसको नॉलेज थी कि वहाँ पे वो सामान रखा है, तो तीसरा हो गया कि उसका गुड फेथ, यानी कि उसका जो अपने अंदर से जो बात आती कि हाँ मुझे चीज़ चोरी करनी है। दूसरा नेगलेंस, उसके बाद आपकी गुडविल हो गया, ठीक है, स्टेट ऑफ बॉडी हो गया, बॉडी फीलिंग हो गई। तो ये सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपके सेक्शन 14 में आते हैं, जो कि क्या होता है कि आपकी मेंटल कंडीशन को, आपके मन की बात को क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। और ये प्रूव करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, इसीलिए इतने सारे पॉइंट्स रखे गए, इतने सारे फैक्ट्स रखे गए हैं जिससे कि इन चीज़ों को क्या करा जाए, प्रूव करा जाए। इसीलिए सेक्शन 14 को बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं इसके केस लॉ पे। इसका केस लॉ क्या कहता है, देखिए जैसा कि देखिए जो इसका केस लॉ है वो है बोर्डमैन बनाम डीपीपी। इसमें ये कहा गया है कि किसी भी क्रिमिनल का जो प्रीवियस रिकॉर्ड होता है कि उसका कितना क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, वो मैटर नहीं करता है इतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा ये मैटर करता है कि प्रेजेंट टाइम उसने जो भी क्राइम किया हुआ है उसमें कितनी ज़्यादा पावर है उसको प्रूव करने की। जस्ट लाइक कि अगर चोरी होती है या फिर मर्डर होता है, मर्डर में उसका वेपन मिलता है, तो इससे पता चलता है कि हाँ उसने क्या करा, अपने आप को बचाने के लिए उस वेपन को छुपाया अपने पास, ठीक है, उसके फिंगरप्रिंट्स मिले। तो ये तो सारी चीज़ें आईपीसी में आ जाती हैं, लेकिन यहाँ पे उसकी मेंटल कंडीशन पता चल रही है ना कि उसका इंटेंशन था, उसको नॉलेज थी कि इस वेपन से मारने पे ही सामने वाला मरेगा, ठीक है, और वो कहाँ पे मिलेगा, कहाँ पे उसका मर्डर करना है, तो पर्टिकुलर उसको एक जगह पता थी। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो क्रिमिनल की मेंटल कंडीशन को क्या करती है, प्रूव करती है। तो ये क्या हो जाता है, एक कॉन्क्लूसिव एविडेंस भी जिसको बोल सकते हैं, निश्चयात्मक सबूत भी बोल सकते हैं, जिसको सॉलिड एविडेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, किसी भी क्रिमिनल के माइंड को एक तरीके से माइंडसेट को क्लियर करती हैं, ठीक है। तो ये मैटर नहीं करता है कि आपका प्रीवियस क्या रहा है, मैटर ये करता है कि प्रेजेंट टाइम उसके अगेंस्ट जो भी प्रूफ है वो कितने ज़्यादा सॉलिड है, ठीक है। तो ये था रहा सेक्शन 14 जो कि मैंने आपको क्लियर कर दिया। अपना सेक्शन 12, अगर किसी को किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, प्लस मुझसे टेलीग्राम के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं। और प्लीज़ मेरी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करिए, वहाँ पर मैंने बहुत सारे क्विज अवेलेबल कर रखे हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।